Let's talk about protein for a bit. It is still very common in India to see protein as a bodybuilder supplement. But that's not right. Protein is not just crucial for muscle building and recovery, but for overall health, immune function, and energy levels. In our busy lives, getting enough protein via food can be very tough. That's where Muscle Blaze Biozyme Performance Whey comes in. India's #1 whey protein, trusted by over 6 million plus customers. Each scoop gives you 25 grams of quality protein. Their patented EAF technology ensures superior digestion and absorption without any bloating issues. It's available in multiple flavors and free from heavy metals, preservatives, pesticides, and artificial flavors. This is also the most internationally tested and certified whey protein. Add Muscle Blaze Biozyme Whey to your routine for a convenient and effective way to hit your protein targets. Use my code PGMB for the best discount on muscleblaze.com. Muscle Blaze's 12th birthday sale, which is their biggest annual sale, is going to be live from the 26th to the 30th August. You can grab the biggest discounts and exciting freebies on every purchase. हम लोग जब अभी स्टूडियो में बैठे थे, आप मेरे को बता रहे थे पहली बार जब आप विदेश गए थे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो प्लीज ऑडियंस को बताओ वो स्टोरी. आई एम वेरी इंटरेस्टेड फॉर द ऑडियंस टू फाइंड आउट. अरे यार, एक तो ना, हाँ, जैसे ही वो जाकिर और मैंने वो एक कोविन किया ना, वो एक कंपटीशन था. हाँ, है ना, हमने विन किया 2012. हाँ, अप्रैल 2012 शायद. बहुत जल्दी मुझे ये सक्सेस मिल गया, ठीक है ना, एकदम से लाइमलाइट में आ गया मैं. और ये सब तो वो मैं जीता. तो उसके बाद और तो कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ. मुझे एक ऑफ़र आई कि आपके पास पासपोर्ट है. हाँ है, कि आप बाहर शो करेंगे ना. करेंगे. तो गया यार, कुवैत में शो है एक, तो वो आप करेंगे. मतलब बिल्कुल करेंगे साहब, फॉरेन कंट्री जाके शो करेंगे. कुवैत में जो काम करते हैं, जो रहते हैं. हाँ. और जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी, उनके उसमें हो रहा था ये कि ये वो करवा रहे हैं. अच्छा, ठीक है. हाँ. अब रॉयल फैमिली बैठी हैं और आप जो अरब कंट्रीज के बारे में और गल्फ कंट्रीज के बारे में एक दिमाग में हमारे बचपन से होता कि भैया वहाँ पे हाथ काट देते हैं. वहाँ पे कानून वानून नहीं चलता, वहाँ पे गर्दन काट देते हैं सीधा. बहुत डर बसा हुआ था अंदर. बसा हुआ था. तो एक तो ये इंसिडेंट है कि मेरे को वहाँ पहुँचना था दोपहर में, शाम को शो था. फ्लाइट लेट हो गई 5 घंटे. तो मैं सीधा जो हूँ एयरपोर्ट से पहुँचा हूँ परफॉर्मेंस की जगह. अच्छा, तो कोई टाइम नहीं प्रिपेयर, कोई हाँ मूड में आने का, कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है. तो बहुत बड़ा एक वो उसको पर्ल टेंट बोलते हैं, बहुत बड़ा टेंट था. जिसमें कोई 1000 आदमी बैठा हुआ था. वो सबसे पहली रो में शाह जो थे वहाँ के, वो बैठे थे. वो पहन के बैठे होते हैं. उनकी फैमिली बैठी थी, उनके ब्रदर बैठे थे शायद, और फैमिली बैठी थी, और एम्बेसडर्स बैठे हुए थे, और हिज एक्सीलेंसीज. मतलब कि कहाँ साला वो साकेत में ओपन माइक से उठ के सीधा पहुँच गए शाह के सामने कॉमेडी करने. और कॉमेडी हमारे पास वही है सारी कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग एंड द कुकू कम्स आउट ट्वाइस अ डे है. तो ये मेरा बेस्ट जोक था. ठीक है. अच्छा, इंग्लिश में करनी है वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. हाँ. पर ये था कि मतलब क्योंकि फॉरेन कंट्री है तो कुछ लोग मतलब इतना देसी वाला नहीं था प्रोग्राम. हाँ, ठीक. हाँ. तो हिंदी भी था पर इतना नहीं था. तो वो ये मेरा बेस्ट जोक, मेरा हथियार. हाँ. मैं लेके गया हूँ. प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, मैं सीधा पहुँचा हूँ. कोई लेबनीज कॉमेडियन थी, लामिया तौफीक करके, वो परफॉर्म कर रही थी. ओ मेरे को कहते हैं इसके बाद आपका नंबर है. अच्छा, सामने वो शाह की फैमिली बैठी है, उनकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना. अच्छा, देखना ही नहीं उन्हें? उन्हें देखना नहीं है डायरेक्ट. ऐसे नहीं घूर के देख रहे हैं कि सर आप क्या करते हो. क्राउड वर्क कर दिया शाह के साथ. ये तो बोलने ही नहीं है ना, ये वाले वर्ड्स तो ये तो बोलने ही नहीं है. आपको एफ वर्ड नहीं बोलना है, सी वर्ड नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना है. तो बस इतनी देर में उन्होंने अनाउंस कर दिया, नाउ फ्रॉम इंडिया मिस्टर महीप सिंह. मैं चढ़ गया स्टेज पे. अब मेरे पास सेट लिस्ट लिखी हुई थी कागज़ पे.
और एक भी जोक ऐसा नहीं था कि जो मैं कर दूं कॉन्फिडेंस के साथ और मेरी गर्दन ना काट दी जाए। और वहाँ पे जो है मैंने वो लिस्ट पकड़ी थी हाथ में, ऐसे छोटी सी लिस्ट थी, तो मैंने कहा कि आई हैव जस्ट कम टू योर कंट्री एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट आई शुड नॉट से सर्टेन वर्ड्स। तो मैंने कहा आज तो या तो शहीद हैं या फिर हीरो हैं। तो मैंने कहा कि आई विल रीड आउट दोज वर्ड्स टू यू एंड टू बी श्योर दैट आई डोंट से देम, इफ आई से देम जस्ट टेल मी, ओके आई कांट से दिस 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 दिस। तो आपने वो वर्ड्स पढ़ दिए? पढ़ दिए मैंने, थे नहीं लिखे हुए, मतलब ऐसे ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये कागज पे लिख के लाया है, ऐसा नहीं था, कागज पे सेट लिस्ट लिखी हुई थी। तो जो शाह था हाँ वो हंसने लग गया। वो इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था साइड में, और उसके वो बड़ा एजुकेटेड आदमी है, ठीक है, वो हंसने लग गया। तो मैंने कहा बच गए भाई, है ना। फिर मैंने कर दिए सारे वो वाले जो कर दिए, बायोलॉजिकल क्लॉक सब कर दिए। वो खूब फटा, खूब मज़ा आया। मतलब उस टाइम पे बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जोक वाज दी मम्मी कैसी हैं ऑफ दैट टाइम। ठीक है। तो वो मैं मतलब कुवैत में, क्या जोक था सर, वो पूछ सकता हूँ मैं? आई गॉट मैरिड बिकॉज माई बायोलॉजिकल क्लॉक वॉज टिकिंग। ये ज़्यादातर लड़कियों के बारे में कहा जाता है, माई बायोलॉजिकल क्लॉक वॉज टिकिंग and cuckoo would come out twice a day. It was very suggestive what the cuckoo is. Yes. So that's very stubborn cuckoo. And you have to do whatever that cuckoo tells you to do, and then you wash your hands. Right. So this was the joke. I see what you mean. Then you have to wash your hands. तो हुआ ये कि बड़ा अच्छा शो हुआ। तो फिर हमें क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ के हम जो थे वो कॉमेडियंस बैठे हुए थे, बहरीन से, कतर से, ना, कुवैत से, दुबई से, मैं इंडिया से, और मतलब और कई गल्फ़ कंट्रीज़ से वो कॉमेडियंस बैठे हुए थे। और सामने शाह लोग आके बैठे थे डिनर टेबल पे। और भूख लगी हुई थी, तो सीधा एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचा था मैं, और वो कुछ खाया नहीं था, कुछ नहीं था। वो हर एक के आगे प्लेट रखी हुई थी, और उनके आगे शाह लोग सामने बैठे थे, हम लोग यहाँ बैठे थे। वो लाते थे, वो एक डिश लाते थे, वो सबकी प्लेट के ऊपर एक प्लेट और रख देते थे, डोंगा टाइप की। उसमें बड़ा ही कोई मतलब अजीब सा ही, मतलब वो पक्षी बैठा हुआ है ना, कोई अजीब सी जानवर की आंखें निकली हुई हैं ऐसे करके, वो तो अजीब सा था कुछ। तो पर भूख लगी थी, उनका खा तो लेंगे भाई, है ना। तो सर्व हो गया। तो इतना तो था कि यार ये तमीज़ इतनी तो थी कि भाई जब सब खाएंगे तभी हम खाएंगे। तो वो क्या करते थे शाह लोग, जैसे उनके सामने सबके सामने लग जाता था, तो वो सिर्फ प्लेट को ऐसे छू देते थे और वो उठा के ले जाते थे। और वो उसकी तो उठा लेते थे, हमारी भी उठा लेते थे कि हो गया तुम्हारा, है ना, शाह ने टच कर दिया फूड, अब हो गया, भोग लग गया। अब वो सबकी उठा के ले जाते थे, वो सेकंड कोर्स आ जाता था। अच्छा। और वो उठा के ले जाए मैं अब हम डर के मारे खा नहीं रहे उसमें से कि पता नहीं क्या इनका है कि हम खा रहे हो, फिर बाद में वो हमें खा रहे हो। हमें क्या पता क्या सिस्टम है यहाँ, इसको ऐसे कर दे पीछे से। हाँ। तो वो चिल्लाता। तो हुआ ये कि हम भूखे रह गए। इतना खाना मैं जिंदगी में इतना खाना नहीं देखा कभी। और वो खाने के होने के बावजूद हम भूखे रह गए भैया। जैसे नर्क डिस्क्राइब करते हैं ना सर, कि खाना आया पर खा नहीं पाए। हाथ को आया मुंह ना लगा वाली बात हो गई। तो और फिर वो हमें आगे लेने के लिए, आप चलो कमरे में, लेट्स गो इनटू द रूम। रूम बड़ा लैविश रूम। अच्छा, अब उसके अंदर मैं गया हूँ तो उसमें बड़ा फ्रूट रखा हुआ भाई साहब, ऐसा तगड़ा वाला। मैंने इतना सुंदर फ्रूट नहीं देखा कभी। अच्छा। मतलब केला है तो मतलब केला है, सेब है तो मतलब सेब जैसा पिक्चर में वो था, ए फॉर एप्पल वही था। ठीक है। तो ए फॉर एप्पल भी था वहाँ पे, बी फॉर बनाना भी था। तो सारे रह गया। तो वो मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखी हुई हैं। फिर मैंने देखा, मैं कहा फ़ोन। तो वो उसमें मैंने कहा मैं मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ कि भाई शो हो गया है, मैं होटल में आ गया हूँ। तो वहाँ पे मैं देखा
तो कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। तो अब मैं कहूँ बहन पता नहीं कितने पैसे हैं। अब अगर मैंने फोन कर लिया और मिल गया तो मेरी माँ तो पूरी डिटेल पूछती है, और अगर उसने मतलब इसमें पैसे लग जाएंगे और ये तो बहन मेरे को रोक लेंगे यहीं पे, ये करनी जान देंगे। और इसी डर के मारे ना मैंने खाया फ्रूट कुछ, वो सारा ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना वहीं पड़ा रह गया। वो इसी डर के मारे कि ये बिल में ना लगा के आ जाए, बिल में ना सवेरे जाऊं तो बिल ना दे दें, है ना। तो मेरे साथ वो थे नितिन मिरानी, एक कॉमेडियन है, तो वो दुबई के सिटीजन हुआ करते थे तब। तो वो इंडियन है वैसे। तो उन्होंने फिर जो है अगली सुबह मुझे अपने कमरे में बुलाया, वहाँ पे उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया बड़ा तगड़ा सा। अच्छा। पर ये कि डर के मारे मैं जाते वक्त जो है वो जिंदगी पहली बार मैंने देखा था वो कार्ड वाली की होती है, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है वो। अच्छा। तो मैं वापस ही नहीं करने गया, मैं जेब में रख के मैं चला गया। ये दे तूने पेशाब करा इतनी बारी, तो इतने पैसे दे जा। तो वो मैं डर के मारे वो की जेब में रख के आ गया। और सर ऐसी और क्रेजी स्टोरीज भी होंगी जब आप इतने टाइम से कॉमेडी कर रहे हो? क्रेजी स्टोरी इन द सेंस की एक्सपीरियंसेस क्या, उसके बाद तो फिर इतने सारे होटल्स और इतने सारे कीज और इतना सब कुछ हो गया। फिर हमें पता लगा कि आप इनसे बदतमीजी से बात करो, इन्हें पसंद है, ये अपग्रेड करेंगे आपको। ये बात मुझे बड़ी अजीब आज भी लगती है कि जो आदमी आगे कहता क्या है, क्या है ये, क्या कैसी चादर है ये, क्या है, क्या कर रखा है, फ़ोन करके मैनेजर से बात कराओ मेरी। जो आदमी इस तरह डिफ़िकल्ट होता है ना, उसको वो बड़ा पैसिफाई करके रखते हैं। हमारे जैसे लोग क्या है यार, सोना ही तो है यार, अंदर जाके सो जाएंगे, क्या है, है ना। उनको कहते हैं माँ इसको वो वाला कमरा दो लॉन्ड्री के पास वाला। इसको रात भर आवाज है। यही होता है सर, जो दबता है वो उसको दबा देते हैं, जो नहीं दबता उसको फिर चढ़ा देते हैं। तो फिर जब हमें धीरे धीरे पता लगने से लगा ना कि मैं करना क्या है, तो फिर हमने ऐसी तैसी करनी शुरू की। फिर हमने एयरलाइंस में जाके मतलब वो एयरलाइन के स्टाफ को जब डांटना शुरू किया, वहाँ से अपग्रेडिंग हमारी शुरू हुई कि सर आप आगे बैठिए। क्या बोलते हो सर आप एयरलाइन के स्टाफ को जाके? और छोटी छोटी चीज़ें माफ़ नहीं करते। मतलब पहले जैसे हो जाता था ना, पहले वो गुड बॉय बनते कि भैया हाँ कोई बात नहीं, सर थोड़ी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। फिर हमने तो ना टाइम लगेगा, मैं खाली बैठा हूँ, टाइम लगेगा क्या मतलब? नहीं सर वो सिस्टम का, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझे क्यों 10 मिनट से खड़ा किया आपने? तो एक फ्रेज है, आप होटल में एयरलाइन में कहीं भी बोल दीजिए मैनेजर का है आपका, मैनेजर को बुलाइए, बस अपग्रेड है आपका। फ्री का पैसा है। हाँ, फ्री का पैसा है, एटीएम है वो एक तरीके थोड़ा नाराज, मतलब ये सारी हर चीज़ में ट्रू है। अगर कहीं पे आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आप मैनेजर है, मैनेजरियल उसमें कैपेसिटी में है, तो आपको सिर्फ नाराज़ होकर दिखाना है। आप फूफा हैं, आपको नाराज़ होकर दिखाना है, जी जाए आपको नाराज़ होकर दिखाना है, आप मैनेजमेंट में हैं, आपको नाराज़ होकर दिखाना है। सही बात है सर, है ना, सही बात है। आप सीईओ के कमरे से आए, चाहे अंदर आप हाई फाई कर रहे हो, बाहर निकल के आप यही कहेंगे सर बहुत नाराज़ हैं, सर नाराज़ हैं बहुत। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर सारे काम हो जाते हैं। वो ये मैनेजमेंट में नहीं सिखाते ना ये चीज़ें। हम सर अभी बम्बई गए थे ना, तो हमें होटल में हमारे कैमरे इन्होंने रख लिए, ठीक है, कैमरे रख लिए, कह रहे कैमरे नहीं देंगे, कैमरे अलाउ नहीं करते हैं। तो ये कह रहा है वो कैमरा मांग रहे हैं। मैंने कहा चिल्ला 2 बात उल्टी बोल दे, कभी अपने आप कैमरा वापस लेके जाएंगे। क्योंकि ये लोग ना सर सुबह उठ के सोचते होंगे आज हम पे कोई चिल्लाए हमें अच्छा लगेगा। क्यों आप आदमी की एक्सपेक्टेशन बन जाती है, 6 साल से कोई चिल्ला रहा है, उस पर रोज नया आदमी आके। रिसेंटली मैं गया वहाँ पे, वो मेरे को बता रही है कि सर देयर इज ट्विन बेड इन योर रूम। मैं कहा व्हाई देयर इज ट्विन बेड इन माय रूम, जब आपकी बुकिंग में लिखा है कि एक अकेला आदमी यहाँ रहेगा, तो मेरे रूम में 2 बेड क्यों हैं? मैं क्या करूँगा 2 बेड का?
है ऐसे मैं बोला सार्कास्टिकली ना, 2 बेड का क्या करूँगा मैं, टेल मी, है ना। तो फिर बगले झाँक रही है, इधर उधर देख रही है। मैंने कहा फिक्स दिस। तो फिर उन्होंने मुझे रूम अपग्रेड दिया जिसमें किंग साइज बेड था, है ना। मतलब वो बेचारे 12वीं के बाद डिप्लोमा करके आए होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। उन्हें यही पता होता है कि इसे पता है ये क्या बोल रहा है, तो वो डर जाते हैं। वो माइक साउंड ठीक नहीं, साउंड चेक किसने किया है, किसने चेक किया है ना। फिर जिन्हें चेक किया होता है, क्या हुआ सर, चेक किया, तुमने चेक किया था, मैं अभी दोबारा चेक करता हूँ सर। उसको पता नहीं है क्या हुआ है, पर वो दोबारा चेक कर रहा है। तो मतलब ये सब मजाक की बात है, ये सब कुछ नहीं है, पर ये मतलब ये हाँ होता है, मैंने देखा है अपने आसपास होते हुए। सर इंडिया में काम भी इतना स्लो तरीके से होता है ना कि डर एक टूल बन जाता है काम करवाने का। बस यही है, यही मैनेजमेंट है हमारे यहाँ की मैनेजमेंट ही यही है हिंदुस्तान की पूरी। कोई घर नहीं जाएगा जब तक ये नहीं होता। मैं करता था, प्राइवेट जॉब करता था, उसमें यही होता था। कहाँ करते थे आप काम? मैं एक मल्टीनेशनल में कॉर्पोरेशन में काम करता था। एज राइटर? नहीं, कॉपी एडिटर। अच्छा, कॉपी एडिटर। वो आके यही बोलते थे कि घर नहीं जाएगा कोई जब तक काम नहीं हो जाता, ये जब तक अपलोड नहीं हो जाती ना फाइलें, तब तक कोई घर नहीं जाएगा। ये सीखना पड़ता है आदमी को, क्योंकि सर मतलब एक टाइम पे हम बच्चे होते हैं, फिर काम करने लगते हैं कि डर की वक्त है। हाँ, डर की वक्त है, डर एक तरीका बन जाता है काम करवाने का। तो बचपन से यही कराया जाना ना हमसे। जो स्कूल में पीटी टीचर होते हैं उनका पर्पस ही क्या होता है? डराना होता है। डराना होता है, उससे आदमी डिसिप्लिन में रहता है। प्रिंसिपल के कमरे में चलो, ये क्या मतलब, प्रिंसिपल के कमरे में क्या फांसी का तख्ता है क्या वहाँ? बहुत डर लगता था प्रिंसिपल कमरे से। हाँ, तो बड़ा इंटिमिडेटेड, बड़ा सा रूम, और उसमें वो लगी हुई हैं ट्रॉफियाँ और दीवारों पे। पता नहीं किस बात की ट्रॉफियाँ होती है। हाँ, वो समझ नहीं आया किसी ने। हम तो हम तो तीसरी में पढ़ते हैं, ट्रॉफियाँ कौन लेके आया? यही चलता है दिमाग में, स्कूली 5वीं तक के बड़ा कम नहीं। इतने बड़े तो लौंडे नहीं है हमारे जितनी बड़ी ट्रॉफी है। बस यही है कि भैया जैसी भी लाइफ है हमारी रही है, तो उस वैसा ही स्टैंड अप है। मेरे को ये बड़ा थोड़ी सीरियस बात है, पर ये जितनी आप लाइफ जीते हो वैसे ही आपका स्टैंड अप होता है। आप किसी को देख के अपना स्टैंड अप चेंज नहीं कर सकते, तो आप ट्रू आर्टिस्ट नहीं बन सकते, मतलब उसके प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते उस आर्ट फॉर्म के। अगर आप ये देखें कि आजकल ये चल रहा है, तो आज मैं जो हूँ, आज एयरप्लेन पे एयरपोर्ट पे जोक्स लिखूँगा, आज मैं के ऊपर जोक लिखूँगा, आज मैं इस चीज़ पे जोक। अगर आपने वो जो हकीकत आपकी रही नहीं है ज़िंदगी में, वो अगर आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो फिर वो फ़नी कम ही होगा। हो सकता है आप बहुत चालाक हो, कनिंग हो, आप उसको फ़नी कर ले जाएं, पर वो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। धंधा जिसे कहते हैं वो राइटिंग का है। अच्छा। हाँ, मेरा लिखने का काम है। मैं शुरू से ही राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो कॉमेडी तो इंसिडेंटली वो हो गई ना कि किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना कि वो किसी को बहादुरी का अवार्ड दिया गया, तो वो लेने गया, तो कहते हैं आपको मतलब आपके मन में ये भावना कैसे आई ना कूदने की बिल्डिंग के ऊपर से? कहता है पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था बेंच? वो हमको धक्का दिया गया है। हम कॉमेडी में आए नहीं हैं, हमें धक्का दिया गया है। तो वो वाली बात हुई है। मतलब आप कह रहे हो हिस्टोरिकली आप राइटर थे और फिर गलती से कॉमेडी में आ गए? गलती से नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं था कॉमेडी होती है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी नाम की कोई चीज़ होती है। ये मैंने 2011 के एंड तक मुझे नहीं पता था। और आप कर कब से रहे हो? 2012 से। अच्छा, ठीक है। द फॉलोइंग मंथ, उसके अगले महीने से। हाँ, बस वो लास्ट डे था। हाँ, लास्ट फ्राइडे था वो मेरे ख्याल से। हाँ। और वो जहाँ पे मैंने देखा, वो हर महीने के लास्ट फ्राइडे को वो इवेंट होता था कैफेराटी करके। तो उसमें 2 मिनट का ओपन माइक था। वो हर एक को 2 मिनट मिलते थे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हंस लो, गा लो, खुजा लो, जो मर्जी कर लो, 2 मिनट में करना है। तो मैं वहाँ जाता था देखने, तो वहाँ पे मैंने देखी स्टैंड अप कॉमेडी सबसे पहले। तो तब मुझे पता चला अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है। तो उससे पहले तो हम वो पोइट्री और शायरी और शॉर्ट स्टोरीज़ और इन चीज़ों के पीछे थे। तो मैंने देखा यार बड़ा अच्छा चीज़ है ये। स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंस बनता है, आप कुछ भी बोल रहे हो, स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी है, ऐसे रैंडम थॉट्स हैं। तो मैंने तो ट्राई करना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट मैंने
पता करके मैं पहुंच गया। तो ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक था। तो मतलब आप, ये तो मैंने सुना है कि आप पोइट्री और शायरी बहुत किया करते थे। उस टाइम तक और स्टैंड अप एक्ट्स थे जब आपने स्टार्ट किया? जब मैंने पहली बार देखा, पहले जैसे मैंने बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि स्टैंड अप नाम की कोई चीज़ होती है। तो जब मैं उस सीन में घुसा तो जो मैंने फर्स्ट ओपन माइक किया वो ऑर्गेनाइज किया गया था राघव मंडावा ने, जो कि आई थिंक वो बहुत बड़ा पिलर है स्टैंड अप कॉमेडी का। तो उस ओपन माइक में अमित टंडन, नीति पाल्टा, अभिजीत गांगुली, अपूर्व गुप्ता, मतलब और भी 5-6 लोग थे वो जो सस्टेन नहीं कर पाए, जो लगातार नहीं कर पाए उसके बाद कॉमेडी, ओपन माइकर्स ही थे वो। तो ये लोग ऑलरेडी वहाँ पे सीन में थे रेगुलर। अच्छा, ये तब से कर रहे हैं? ये आपसे पहले से कर रहे हैं? हमारे पहले से कर रहे हैं। मेरे को मेरी उम्र देख के लोग समझते हैं कि मैं शायद जो स्वतंत्रता से पहले से स्टैंड अप कर रहा हूँ। मुझे स्टैंड अप का पता ही नहीं था 2011-12 तक। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने फिर ये करना शुरू किया। अच्छा। तो फिर वो ओपन माइक्स में जाते जाते एक सर्कल का पार्ट बन गए। तो फिर वो कुछ लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया कि ऐसे हमारे यहाँ हो रहा है, तुम आ जाओ। तो जैसे हो जाता तो आई गॉट इंडक्टेड इनटू दैट, विच वाज नॉट अ डेलिब्रेट मतलब एफर्ट कि मैं आज से स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा। एंड अदरवाइज आप राइटिंग करते हो? हाँ, कॉमेडी राइटिंग। कॉमेडी देखो ऐसा होता है, कॉमेडी हर चीज़ का पार्ट है। जैसे मैंने प्लेज लिखे तो मैंने बहुत सीरियस प्लेज लिखे और उन प्लेज में भी कॉमेडी आ जाती है, क्योंकि आपके मतलब जैसे होता ना कि एक नेचुरली चीज़ आती है आपको कि कॉमेडी आती है मुझे। तो अगर आप मान लो कि एक प्ले लिख रहे हो जिसमें बहुत ही सीरियस इशू है एक, है ना, मतलब एक मैंने प्ले लिखा था नेल पॉलिश, उसके अंदर मतलब अब्यूज़ के ऊपर था कि लड़कियों का अब्यूज़ किया जाता है या लड़कियों के साथ जो भी हो रहा है। तो उस प्ले के अंदर एक सीक्वेंस है उसका, छोटी लड़की का अपने भाई के साथ, वो फ़नी हो गया। तो कॉमेडी हर चीज़ में है। आप किसी चीज़ कॉमेडी को अलग से एक कि अच्छा आज सिर्फ कॉमेडी लिखेंगे, आज सिर्फ ट्रेजेडी लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। पूरी लाइफ होती है एक प्ले के अंदर, एक पूरी कहानी होती है लाइफ की। उस लाइफ में फ़नी मोमेंट्स भी हैं, डार्क मोमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। तो मैं मतलब लिखता था, मतलब मैंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि आज हम बैठे हैं तो आज हम जो है नारी उत्पीड़न पे कहानी लिखेंगे, ऐसा नहीं था कभी भी। तो ये जो आजकल चल रहा है ना कि वो डार्क लिख लो, तो आजकल ट्रेंड है, वो राइटिंग नहीं होती है। राइटिंग मेरे हिसाब से वो होती है कि जिसमें से आप गुजर रहे हो वो उसको लिखो, आप उसको शब्दों में बयान करके। हाँ, मतलब ये नहीं कि आज तो मैं ये वाली फिल्म देखी मैंने तो आज मैं बड़ा डार्क फील कर रहा हूँ तो चलो कुछ डार्क लिख दूँ, डार्क लिखते हैं आज। हाँ, है ना। हाँ। ऐसा नहीं हो। तो हाँ, मतलब क्वाइट रिसेंटली जो नई जनरेशन के लोग जितने भी मुझे मिलते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, बहुत यंगस्टर्स होते हैं, तो उनको मैं देखता हूँ तो उनमें अभी इतना सब्सटेंस नहीं है, इतना उन्होंने देखा नहीं है लाइफ में, इतना झेला नहीं है। तो वो सोच के बैठे हैं, सुबह उठते हैं कि आज मैं डार्क लिखूँगा। उनके साथ डार्क हुआ नहीं है अभी, है ना। जितना डार्क अब जैसे समय है, समय का जो ट्रॉमा रहा है बचपन से, तो वो उसको झेल के जैसे निकला है, तो वो आदमी जचता है करता हुआ। उसकी लाइफ डार्क थी, उसकी लाइफ थी, और नहीं थी तो उसने बना लिया है। नहीं बना नहीं लिया, उसकी लाइफ थी, बट स्टिल ही टू बी एबल टू सस्टेन दैट एंड उसको बनाए रखना अपने अंदर का, जो जैसे कहते हैं ना कि शैतानी एंगल के, जो मुझे हंसना है इस चीज़ पे, वो बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। हिम्मत का काम तो है वो खुराफात मेंटेन करना, अपने दर्द में खुराफात मेंटेन करना बहुत हिम्मत का काम है। और मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऐसे ही सिर पे चढ़ जाएगा नहीं रियल। मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि जब आप राइटिंग करने बैठते हो एक लेवल पे, मतलब क्या ये आपके लिए एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे आप कह रहे थे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल चैनलिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे लाइक, हाउ डू यू थिंक अबाउट राइटिंग?
अरे यार ये तो मुझे समझ नहीं आता कि ये राइटिंग को ये क्यों समझते हैं कि कोई अंदर अंदर की कोई फीलिंग्स को आपको बाहर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये थोड़ी ना कहते हो कि मैं अपने अंदर जाके देखूंगा कि मेरे अंदर कितनी भूख है, फिर मैं खाना खाऊंगा। ऐसे नहीं होता ना। आप खाना खा लेते हो ना, सामने रखा होता है, जो भी बनाते हो या करते हो खाना खा लेते हो। ये जो वर्ड्स आ गए ना आजकल मार्केट में, ये अपने इनर उसको आप चैनलाइज करें और ये करें और वो करें, ये सब बेकार की चीज़ होती है। आपको जो लिखना है, वो जो मेरा जोक है कि अगर कभी कुछ कहना चाहता है तो कह क्यों नहीं देता। मतलब ये वो क्यों हम इस चीज़ के पीछे ज़बरदस्ती पड़े हुए हैं कि ये तो लिख के मर गया है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कहना चाहता है। हाँ। अरे कह तो गया यार। यही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं साली कोई ऐसी चीज़ लिख दो कि 4 आदमी सोचते रह जाएंगे तो लिखा क्या बंदे ने, क्या कहना चाह रहा है ये। मैं जो लिखता हूँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ उस टाइम पे, जो मेरे दिमाग में जो थॉट आती उस टाइम पे, इसलिए कि 25 साल से एक चीज़ देख रहे हो और अचानक से तुम कहोगे यार इसके बारे में कुछ नया करते हैं, नहीं होता यार। वो आपने जितनी ज़िंदगी जी है वही आप लिखोगे, वही आपकी स्टैंड अप कॉमेडी है और वही आपकी राइटिंग है। तो मतलब मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ। ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। इतना डीप नहीं है। इतना डीप नहीं है। पर लेटेंट में जो ये लोग आते हैं ये इतनी मरवा के जाते हैं, मतलब कंटेस्टेंट को बुरा नहीं लगता? कभी कोई उल्टा सीधा कांड नहीं होता पीछे? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं मेरे सामने, पर एक बंदा था जो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया था, घूरने लग गया था। मतलब अब समय भी कुछ बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो वो उसका जवाब नहीं दे रहा था, वो ऐसे देख रहा था लाइक सीरियल किलर। तो हमें तो ये डर लग रहा था कि ये ना मर जाए जो बाहर जाके। बाकी तो सारा ठीक है, हमें तो कुछ करेगा नहीं करेगा वो तो पता नहीं है। मतलब मुझे क्योंकि समय में पता है बहुत कई बार ओवर द टॉप कर जाता है, कभी नहीं तो हमेशा। हाँ, तो वो मुझे उसको देख के लग रहा था कि भाई मर जाएगा ये, रहने दो, है ना। क्योंकि तो मेरे को 2-3 बार समय ने बोला आजा। मेरे को 2 चीज़ें लगती है, एक तो सामने वाले को बुरा लगेगा, दूसरा मैं उसको बुरा लगवा दूंगा, मैं ज़्यादा बोल दूंगा। हाँ, तो ये फिर होता है ना, और ये सब ट्रिगर है। ये आप देखो, अब ये आपने क्लिप दिखाई, इससे पहले एक क्लिप वायरल हुई थी, वो जो सोलंकी वाला रोस्ट था, मम्मी कैसी है, वो भी रिएक्शन है। हाँ। वो कोई लिखा हुआ नहीं था स्क्रिप्ट में। और ये सब लोग मेरे से पंगा ले रहे थे। हाँ। है ना, बूढ़ा बोल रहे थे आपको। बूढ़ा तो वो तो उनके पास और कोई चुटकुला था ही नहीं। हाँ। मैंने बल्कि वो उस दिन बस्ती को मैं कह रहा था कि मैंने कहा कि 20 रुपए की डाई से मैं तुम्हारे करियर ख़राब कर सकता हूँ। अगर मैं कल बाल खाले करके आ गया तुम्हारे सारे जोक धरे रह जाएंगे। है ना। तो कहता नहीं सर, बाल मत खाले करवाना, हमारे सारे जोक लिखे हुए हैं। कॉमेडियंस में आदत होती है नहले पे दहला मारने की। ठीक है, नहले पे दहला मारना है मेरे को। अगर तुम 4 कॉमेडियन बिठा दो ना, तो अंत में एक दूसरा गला पकड़ लेंगे। वो होगा कि तूने मारा, अब उसके ऊपर मैं इससे बड़ा मारूंगा। हाँ। तो वो बैठे बैठे मेरे से पंगे ले रहे थे। राहुल ने भी लिया पंगा, कुशाग्र ने भी लिया और सोलंकी ने भी लिया। ठीक है। हाँ। तो उसके रिटेलिएशन में मैंने, ये मेरा कमबैक है। ये हाँ, मम्मी कैसी। तो ये भाई बहुत, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आया कि ये एकदम ऊपर कैसे आ गया ये, मतलब ये इतना। तो पर ये हुआ है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरा एक वो चरित्र जिसे कहते हैं ना, एस्टेब्लिश कर दिया ऑडियंस के सामने कि ये बूढ़ा हुआ है। हाँ। ठीक है। हाँ। बहुत बूढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है। हाँ। ठीक है। इतने बूढ़ा मैं हूँ ही नहीं। हाँ। आज मैं 53 साल का हूँ। 53। हाँ, इतना बूढ़ा नहीं होता आदमी। 53 नहीं होता है, पर वो बालों की वजह से वो उन्होंने वो एस्टेब्लिश कर दिया कि तो बूढ़े तो तुम हो। ठीक। उनके पास और कोई प्रीमाइसिस नहीं है और कोई उनके पास रेफरेंस नहीं है मेरे ऊपर जोक मारने की। कोई मेहनत नहीं करी किसी हरामजादे ने। सब ने ऑफ द हुक, जो उनको पहले पता लग गया कि हाँ भाई एज है ना, सारे जोक। हाँ, ठीक है ना। अभी तो आधे जोक तो काट दिए इन्होंने, मैंने इनकी इतनी ऐसी तैसी करी थी। अच्छा। हाँ, आशीष को मैंने बोला है, मैंने कहा डाल दे, कह रहे नहीं सर। क्या जोक था सर? नहीं सुना सकता। बस्सी की दादी वाला जोक,
और वो राहुल के ऊपर जोक था, उसके पापा पर जोक था एक्चुअली। तो फिर वो उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने पूछ के किया है वो। अच्छा, स्टेज पर जाने से पहले मैं पूछा, मैं कहा राहुल कर लूँ? हाँ सर कर लो। पर जब मैंने किया वो इतना डार्क था कि उसने बाद में कटवा दिया। नहीं बता सकते आप? नहीं बता सकता, क्योंकि आपने राहुल के साथ वो वाला तो जो कर ही दिया था कि जब उसने बोला मम्मी ठीक है तो फिर आपने बोला था पापा कैसे हैं, वो तो था ही। ये तो अब वो वाली बात हो गई ना कि एक कैरेक्टर पकड़ लिया, अब उस कैरेक्टर के ऊपर वो सबके साथ ऐसे ही रिटेलिएट हो रहा है। हाँ। तो वो कमबैक था, वो कुछ नहीं था। पर जो एक्चुअल में मैंने उनके लिए जोक्स लिखे थे, हाँ, वो नहीं करने दिए, मतलब वो करे मैंने काट दिए इन्होंने। एज अ कंज्यूमर सर, मेरे को ऐसा लगता है आपके मुंह से सेक्स जोक्स बहुत सही लगते हैं। सेक्स जोक्स मतलब लोगों को ये लगता है कि यार बूढ़ा आदमी है, हाँ, तो इसको बस माला लेके कोने में चले जाना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए और मतलब संन्यास ले लेना चाहिए, हाँ, है ना, हाँ। फिर ज़्यादा होगा तो एक वो सड़ा सा डायलॉग मारेंगे, एज इज़ जस्ट अ नंबर सर, एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, एज इज़ रियल। तुम्हारा शरीर जवाब दे जाता है भाई, है ना। तो एज में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और या फिर कहेंगे सर दिल जवान होना चाहिए सर, उम्र में क्या रखा है। अरे यार उनका मतलब यही होता है, दिल जवान होना चाहिए का मतलब क्या होता है, तो ये टर्की बुड्ढा और दिल जवान है इसका, और ये नहीं है यार। दिल जवान होने का मतलब ये है कि बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी आपकी जिंदा है कि नहीं है। आप किसी चीज़ को, फ्रेश चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, एब्जॉर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो आपके अंदर है जिंदा कि नहीं है। कि आप सिर्फ इसी चीज़ में रह गए कि यार आज मेरे को टट्टी नहीं आई और कल हरे रंग की आई थी, आज पीले रंग की है। बुड्ढे ऐसी बातें करने लग जाते हैं ना। राइट। हाँ, तो वो एक वो इमेज बनी हुई है, जैसे हमारे स्टीरियोटाइप बाकी चीज़ों के हैं, और यही स्टीरियोटाइप इसका भी है कि एज का भी है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्रिंजी है ये लोगों को। तो इससे जो अभी ये जो वायरलिटी आई है, तो इससे एक चीज़ तो ये प्रूव करना चाहता था कि मैं, क्योंकि वो समय का शो का एक्सेप्ट करना अपने आप में एक ये था कि भाई वहाँ जाएगा तो या तो वैसा बन जा जैसे वो हैं, और या फिर अगर बुढ़ाऊपना दिखाओगे तो फिर वो चलेगा नहीं। बिल्कुल राइट। या तो कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा, या आपको कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। तो आप हो वहाँ पे तो आप वही करो जो एक्सपेक्टेड है। तो वही किया। वो करने का मतलब ये था कि आपको ब्रिज बनना है यार। आप अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरे को अपने बच्चों से बात करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? मेरे को उनकी लैंग्वेज सीखनी है ना। मेरे को नहीं पता थी ये सब बातें कि ये रैप होता है, ये बीट बॉक्सिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मुझे नहीं पता था। या आपको शो से पहले नहीं पता था? नहीं, शो से पहले पता था, मतलब ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल नहीं पता था। स्टैंड अप कॉमेडी में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही हुआ है कि हमें ये चीज़ें पता लगी हैं कि यार ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। तो पूरा एक दुनिया हमारे सामने खुल गई कि यार ये कोई एक जनरेशन है जिन्होंने एक नई आर्ट फॉर्म्स मतलब ईजाद की हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर बीट बॉक्सिंग नहीं आती तो म्यूज़िक नहीं रहता दुनिया में। सही बात है ना। या रैप नहीं आता तो लोग लिखना छोड़ देते या कविताएं करना छोड़ देते। और ये आप इसको, ये रेवोल्यूशन है। आप इस बात को मानो कि आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जो है रैप या बीट बॉक्सिंग ये क्लासिक फॉर्म्स की तरह ट्रीट होने लग जाएगा। बिल्कुल। और अभी अगर आप एज अ 50 ईयर ओल्ड पर्सन अगर उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर वाकई बुड्ढे हो और आप पीछे रह रहे हो। अब बुड्ढे हो, अब हो गए बुड्ढे। आपने मान लिया कि अब मैं बुड्ढा हो गया हूँ। जब इंडियन कॉमिक्स या अभी के कॉमिक्स व्हेन दे लुक बैक उसको बड़ा एज अ क्लासिक आर्ट फॉर्म ट्रीट करते हैं कि उस टाइम पे जो कॉमेडी हो रही थी, क्या नाम है, जॉर्ज कार्लिन की कॉमेडी को और इस सबको, है ना। तो ये तो स्टैंड अप कॉमेडी के साथ अभी होना शुरू हो चुका है, नहीं? क्योंकि 50 साल तो हो गए स्टैंड अप को। नहीं, इंडिया में नहीं हुए। इंडिया में 10 साल हुए। इंडिया में 10 15 साल, और 15 साल में भी शुरू के 5 साल बहुत ही इलीट फॉर्म, बहुत अप मार्केट, बहुत महंगे होटलों में, बहुत महंगे लाउंजेस में, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के सामने, ठीक है ना। अभी
पापा सीजे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि साले अगर तुमको हंसना है तो मेरे शो में आओ ना, तुम इसलिए मत आओ कि तुम्हें दिखना है कि ये दिस इज़ राइट प्लेस टू बी सीन इन, कि बड़ी हैप जगह है यहाँ पे आना है ना। या मैंने समझा नहीं मैं क्या मतलब कहने का मतलब ये कि क्योंकि आप स्टैंड अप कॉमेडी देखने इसलिए जा रहे हो क्योंकि ये इन है, हाँ, कूल है। या मैंने एक नया LV का बैग खरीदा है, मेरे को सबको दिखाना है, जो उस गए ऐसी की तैसी में, ठीक है ना, जोक सुनने नहीं आ रहे लोग। तो मतलब ये जो चीज़ें थी ना पहले के 5 साल में बहुत थी। अच्छा, सोशलाइजिंग का बहाना था, मतलब वो एक ये था कि एक इम्पोर्टेड चीज़ आई है नई मार्केट में और चलो देखने चलते हैं, ठीक है ना। डिनर करने तो हमने वैसे भी जाना है 50,000 रुपये का, तो ये भी देख साउथ दिल्ली। हाँ, वो बहुत था। हमें बड़ा एजुकेट किया गया कि अगर तुम हिंदी में कॉमेडी करोगे तो तुम्हारे कॉमेडी को कॉमेडी नहीं मानेगा कोई, ये था उस टाइम तक। सर ये टीवी शोज नहीं आ चुके थे, लाफ्टर चैलेंज वगैरह? नथिंग। अच्छा, ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, और उसमें भी स्टैंड अप कॉमेडियंस को बड़ा कन्फ्यूजन था। वो अपने आप को बड़ा मतलब वो देखते थे उनके साथ मिला के हम, मतलब जैसे बॉम्बे के कॉमेडियंस थे उस टाइम पे, वीरदास के ग्रुप थे, एलियन चटनी, कार्डिनल बैंगन्स, तन्मय भट्ट, आवेश मित्यु, रोहन जोशी, ये सब लोग लिखते थे AIB में स्केचेस लिखते थे वीरदास के लिए लिखते थे। AIB नहीं था तब, AIB से पहले ये लोग सब वीरदास के राइटर्स थे। वीरदास के राइटर्स थे। अच्छा, तो ये एलियन चटनी करके एक वो था जिसमें शाक्या भी था, अच्छा, और तन्मय भी था। मुझे कंफ्यूजन है 2 ग्रुप से, एलियन चटनी और कार्डिनल बैंगन्स। एलियन चटनी इनका म्यूजिक बैंड था वीरदास का? नहीं, वो मिक्सचर था। अच्छा, मिक्सचर था। उसमें वो म्यूजिक भी करते थे, कॉमेडी भी करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो उस टाइम पे तो हम तो सिर्फ मूक दर्शक थे, तो हमें लगता था कि हाँ वो बहुत कोई महान गीतकार संगीतकार आए हैं, चुटकुले भी सुनाएंगे बीच में। तो ये तो बड़ा कूल महसूस करते थे जब नए नए स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे ना। फिर अचानक से टीवी पे कॉमेडी आ गई, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आ गया। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो उस टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, उन्होंने भी ऑडिशंस दिए और वो सब के सब फेल हो गए। यू मीन जो अभी भी बहुत बड़े बड़े कॉमिक सब फेल हो गए? जाकिर, बसी, सब फेल हो। बसी का तो पता नहीं, हाँ, पर मतलब कि फेल हो गए मेरे समेत। तो फेल हो गए तो क्योंकि वो एक अलग से एस्टैब्लिश कर चुके थे कि हम कूल कॉमेडियंस हैं। जो टीवी पे आते हैं वो क्रिंज होते हैं, वो मिमिक्री करते हैं, वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो ये करते हैं। और बाद में मार्केट इतनी बड़ी हो गई कि जो लोग उसको क्रिंज बोलते थे वो भी अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए वहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। पर वो तो एक खैर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का पार्ट है, पर हमें मतलब कि ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। पर वो ये कि हम लोग जो हमको ये सिखाया गया, पहले तो ये सिखाया गया हिंदी कॉमेडी इज़ नॉट स्टैंड अप कॉमेडी। फिर हम जब स्टैंड अप कॉमेडी ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में करने लग गए तब हिंदी बड़ी हो गई। तो हम फिर वापस हिंदी में जा रहे हैं। हाँ। जबकि हम ही मतलब मैं हो गया, जाकिर हो गया, ये सब लोगों ने पहले वो फर्स्ट वन है जिन्होंने वो अंग्रेजी का तोड़ा रूल, क्या अंग्रेजी नहीं करोगे तो स्टैंड अप नहीं है, और हम हिंदी में करेंगे भैया। हमारे सोचा ही नहीं जाता अंग्रेजी में, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए कहाँ से सोचेंगे। तो वो जो पहली बार टूटा है, तो वो जो मास मार्केट के साथ स्टैंड अप कॉमेडी जुड़ी है जब, तब समझ में आया लोगों को कि भाई हाँ ये भी कोई चीज़ है भाई। उससे पहले अपने एलीट क्लब में सब लोग बैठे अंग्रेज़ी में स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, और हम भी थे उसका पार्ट थे, क्योंकि हमें बड़ी अच्छी लगती थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे हम जाते थे, वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा सुंदर होती थी, वहाँ पे मतलब बियर मुफ्त मिलती थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। तो हमें लगता था कि ये एस्पिरेशन है, हमें ऐसा बनना है लाइफ में, है ना। हमें भी इन्हीं क्लबों में बैठ के खाना खाना है, हमें भी यहीं शराब पीनी है, हमें भी इन्हीं लड़कियों के साथ घूमना है, ठीक है। वो एस्पिरेशन वाला मार्केट था। तो पर हमें लगा कि नहीं, हम सोच नहीं पा रहे अंग्रेजी में भाई, है ना। राइट। और वो सोचना अलग है, सोचना अलग है, ये मैंने भी नोटिस किया है। हाँ। तो वो बिल्कुल ही मतलब आप थॉरो ब्रेड, अगर आपकी दादी अंग्रेजी बोलती है ना, हाँ,
तब तो आप अंग्रेजी में स्टैंड अप कॉमेडी करो, वरना मत करो। नहीं या कर तो सकते आपके अंदर ही बिल्कुल कूटी हुई है इनबिल्ट है आपको, मतलब आपकी दादी मत बोल रही, नानी बोल रही है अंग्रेजी आपकी, सही बात, तब तो आप करो, नहीं तो भाई आप अपनी लैंग्वेज में करो। ये ना सर एक मेरे को बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है, आई थिंक ये तेनाली रामन की कहानी है या किसकी कहानी है। उसमें क्या होता है, एक आदमी एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी आता है कृष्णदेव राय के पास, और ना उसको वो कई लैंग्वेज में बोल सकता है। और वो बोलता है अगर आपके कोर्ट में किसी ने भी बता दिया कि मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है ना, तो मैं जो है आपको इनाम दूंगा, ऐसा कुछ रहता है। तो वो तेनाली रामन के पास जाते हैं कृष्णदेव राय, और तेनाली रामन एंड में करता क्या है, वो ना उसके पैर पे वो क्या कहते हैं उसे, जो फेदर होता है ना, फेदर रब करता है, और जब वो हंसते हुए बात करता है ना, तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज निकलती है, मातृभाषा निकलती है। आप हंसते, रोते और गाली अपनी मातृभाषा में ही देते हो, और तभी लगती है, वही अच्छी लगती है। और मतलब अच्छी, मतलब गाली तो नहीं अच्छी लगती, पर मतलब गाली आपकी वही है। हाँ, तो मतलब और गाली लोग कहते हैं बड़ी गालियाँ देते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस बड़ी गालियाँ देते हैं। आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे हैं ना। मैं भी उसी एरा से हूँ कि जिसमें मतलब माँ बाप के सामने गाली देने का मतलब है कि भाई ये तो लड़का मर गया हमारा, ये हमारे लिए आज से मर चुका है, ये हमारी संतान नहीं है ये, है ना। और वहाँ से ये हुआ कि स्टेज पे खड़े हो गए, माइक हाथ में पकड़ के वो बोल रहे हैं, और मादर बहन तो आम है। तो उसका क्या कारण क्या है, वो बड़ा स्टडी करा उसको कि गालियाँ ऐसे नहीं आ जाती भाई, लड़कों को गालियाँ सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि गाली नहीं आती है आपको तो आपको पिटाई और होगी। अगर गाली का जवाब गाली से नहीं दोगे तो पिटाई होगी, स्कूल में पिटाई होगी। हाँ, और किसी ने गाली दिया की तरह। हाँ, तो मैं पढ़ा था वो, मेरा जोक है ना, भैया भैया दीदी दीदी करके बोलते थे स्कूल में सबको। फिर वो स्कूल 9वीं क्लास तक था, बंद हो गया, 10वीं क्लास तक था। फिर हम गए सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में गए तो पहली हमारे इंग्लिश के टीचर का नाम गजानंद, और उन्होंने आके सबसे पहला डायलॉग, ये बच्चे शरारत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरी गाली मारनी है तो एक एक करके मारो, कि तुम्हें मज़ा आए मुझे भी मज़ा आए। ये तो अंग्रेजी के टीचर थे, तो वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे, समझ रहे हो तुम? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। कल्चरल शॉक था। तो अब वो मुझे गाली दे के बात करे, वो पैन इधर, तो वो, और मैं कहूँ भैया, वो कहीं साले ये मौकरी कर रहा है, भैया क्या होता है, और 2 थप्पड़ और लगा दिए। तो ये गालियाँ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हमें सीखने मजबूर होना पड़ता है कि अगर मुझे माँ की गाली दे तो उससे बड़ी कौन सी होती है ना। दांत दिखाने वाली बात है कि मैं भी बोल सकता हूँ। नहीं तो पिटेगा तू। ना ज्यादातर लड़ाइयाँ तो स्कूल में ऐसी खत्म हो जाती है, तेरी पैन दी, तेरी माँ दी, तेरी मार दूंगा, तेरी पैन, इतने में ही खत्म हो जाती हैं। सही बात। इसने गाली दी, मैंने बड़ी दे दी, वो बड़ी दे दी, ये चल रहा है। और अगर गाली देनी नहीं आती तो तुम पिटोगे, फिर तुम्हें और उल्टा बोलेंगे। जो सीधे बच्चे होते हैं उनको रगड़ा जाता है। तो वो मतलब कि ये हमारी ट्रेनिंग है यार, और तुम उसको राइट ऑफ कर रहे हो कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है, यंगस्टर्स जो है गालियाँ देते हैं, वो सोचते हैं गाली देने से फनी हो जाएंगे। इतना आसान नहीं होता गाली देके फनी होना। इतना आसान नहीं है। नहीं होता, गाली देके फनी होना आसान नहीं होता, वरना सब बने गालियाँ हमारे इनबिल्ट करी जाती हैं भाई साहब, अंदर तक भरी होती हैं और हमने रोक के रखी होती हैं। ये तो स्टैंड अप कॉमेडी आ गई भाई साहब, नहीं तो सड़कों पे चक्कू चल रहे होते। मैं सर, मेरे को भी याद है जब मैं 11वीं क्लास में पहली बार गया था ना, तब हमें पता लगा था कि आप टीचरों के सामने भी गाली दे सकते हो। और वो पता कैसे, टीचर गाली दे रहे हैं। हाँ, तो हुआ क्या, हम ना 3-4 लड़के कुछ लड़ाई से कर रहे थे। तो एक हमारे टीचर होते थे बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स के, वो चल के हमारे पास आए, कहते क्या कर रहे हो। तो मेरे को पता नहीं क्या चस्का चढ़ा, मैं बोला सर ये बहन ना, ये बोल रहा है, ये ऐसे मैं फुल सर के सामने, ये बहन ये मेरे को उल्टा बोल रहा है वो। तो सर ना 2 मिनट शांत रहते हैं, हमें देखते हैं, कहते हैं ये गाली कल स्टेज पे दिलवाऊंगा तब तुम्हारी मरेगी। मैंने कहा ओ ये तो नई दुनिया खुल गई, टीचर नहीं बोल दिया। बता रहा हूँ ना, वो मतलब एकदम कल्चरल शॉक, मतलब आपका टीचर आपसे बड़ी गालियाँ दे रहा है, है ना। और मतलब वो आप सोच के आए होगे यार ये तो है ना भैया दीदी वाले, वो ब्रह्म कुमारी इसके स्कूल में पढ़ता था मैं। अच्छा, हाँ, तो डीप ही हो गया, बहुत डीप।
तो वहाँ तो भाई साहब अगर किसी ने किसी को ऐसे कह दिया ना साला, तो प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ा मिलेगा वो आदमी कि भैया ये साला बोला। और वो बताते भी ऐसे थे कि ये वाले भैया ने इस वाले भैया को साला बोला। तो उनको बेचारों को ये भी नहीं कहना आता था कि इस बहन के ने इस बहन को साला बोला, ठीक है। नहीं आता उनको बोलना, बचपन से हम पढ़ रहे थे यार उस स्कूल में, ठीक है ना। तो वो हमारा, मैं अब सोचता हूँ हाइंडसाइट में कि यार मैं तो बाल बचा कि मैं 2 साल पढ़ लिया सरकारी स्कूल में, तो मैं बच गया। तो अगर मैं फुल फ्लेजेड ही स्कूल में पढ़ रहा होता तो मेरा जीना मुश्किल था दुनिया में, है ना। आपके जैसा आदमी सर, मतलब हाँ मैं समझ सकता हूँ, ब्रह्म कुमारी स्कूल में वो अपने आप में लिखित जोक है एक तरीके का। वो पूरा सेट है मेरा, है भी, वीडियोस भी हैं। तो वो कोई ध्यान से सुना ही नहीं किसी ने, मैं बता तो रहा हूँ ना। इतनी डीप रूटेड कॉमेडी है, पूरी लाइफ से, रियल लाइफ से इंसिडेंट्स निकाल के मैंने कॉमेडी बनाई। मैं 10-15 साल 12 साल कॉमेडी करी, किसी ने नहीं सुना। और फिर मम्मी कैसी आया, लिखो 98 आया और वो फट गया। तो सर बुरा लगता है? बुरा लगता है, बुरा इन द सेंस कि नहीं, अच्छा लगता है। हाँ। पर मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपको अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगता है। हाँ। आई एम लविंग ऑल द एक्कलेड्स एंड मेरे को कॉल्स आ रही हैं या मैसेजेस आ रही हैं, जो लोग मर गए थे वो भी फ़ोन कर रहे हैं। तो स्टार हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता है, मगर तू मर नहीं गया था? कह रहे नहीं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, वो तो पापा थे मर गए थे जो। तो ब्रो इज डार्कर देन समय रहना। नहीं यार, मैं क्या लोग इतने शैलो हो जाते हैं ना कि भाई अगर तुम एक कैरेक्टर में हो, तुम अपने आप कुछ समझते थे, तुम समझते थे कि क्या ही कर लेगा लाइफ में, है ना। तो ठीक था वो, मैंने तुमको कैटेगरी में डाल रखा कि ये लोग मेरी लाइफ में नहीं है, अब ये चले गए हैं, ठीक है। तुम इतने बेशरम भी हो कि साले जब मैं पॉपुलर हो गया तो तुम साले फ़ोन कर रहे हो। सर ये इंडस्ट्री ऐसी है। नहीं, इंडस्ट्री के लिए लोग नहीं है वो। नहीं मेरे को पता है इंडस्ट्री की नहीं है। हाँ। पर दुनिया, मतलब जो हम लोग की ना सर, हम लोग की वक्त है नंबर्स। मैं आपको सही बताऊं, मैंने ये नंबर है, सब नंबर आ गए। तो मेरे को गड़े मुर्दे स्कूल से पहले के जो दोस्त, अरे प्रखर यार तेरे पॉडकास्ट देखा मैंने महीप जी के साथ, यार क्या काम किया है तूने, समय के साथ क्या पॉडकास्ट किया। वो सब हो रहा है। तो मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नाशुक्रा नहीं हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पर मैं कह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ चैनल पे जाओ, पुराने वीडियो देखो, बहुत सही कॉमेडी है, मैंने अपने दिल से लिखी है, जो अपने खून से लिखी है मैंने वो कॉमेडी, उसे देखो यार, उसमें बहुत अच्छे मीनिंगफुल जोक्स हैं। सर मेरे को एक और चीज़ ऐसी लगती है, अब देखो आप मेरे से बहुत सीनियर हो, अगर मैं कुछ गलती करूँ मेरे को टोकना, पर ये जो वायरलिटी का मोमेंट होता है ना सर, ये बड़ा ही गॉड गिवन सा मोमेंट होता है, क्योंकि इसमें बड़ी रैंडमनेस है, बहुत रैंडमनेस। इसको कैपिटलाइज करके अपनी लॉन्ग फॉर्म तक आदमी को ले जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को ना, कल मेरे पास परसों एक डॉक्टर आई हुई थी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वो मेरे को कहती तूने लेटेंट वाला एपिसोड देखा यार, महीप जी बड़े फनी है। तो मैंने उन्हें बोला महीप जी परसों हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, और ये जो ब्रिज है ना सर, 1 या 2 जोक से मेरी कॉमेडी तक आने का, ये अगर आपने बिल्ड कर दिया ना सर, आपकी कॉमेडी को वो रिकग्निशन मिलेगी जो मिलनी चाहिए हाँ थी या है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मेरे को मन में मलाल नहीं है कि भाई मेरे को फालतू बात पे प्रसिद्धि मिल रही है, और ये फालतू बात नहीं है, ठीक है। ये मम्मी कैसी है, ठीक है, जो है ये कोई अचानक बनी हुई चीज़ नहीं है। आप होते हो ना, आप स्कूल से बुली हो रहे हो यार, साला 12, 13, 14 साल स्कूल के बुली हो रहे हो, साला उसके बाद कॉलेज में बुली हो रहे हो, साले लड़कियां बुली करके जा रही हैं तुमको, ठीक है ना, वो भर रहा है। ऐसा रहा है? हाँ। किस बात पे बुली हो रहे थे? अरे मैं बहुत पतला सीकियाँ सा, छोटा सा, काले से रंग का और कमज़ोर सा, और भैया दीदी कहने वाला आदमी, ठीक है ना, और दूसरे बुली मैं हो रहा हूँ बहुत अमीर लोगों से, जो अमीर लड़के और बड़े अच्छे घरों से आ रहे हैं, ठीक है ना, बड़े लंबे तगड़े हैं, ऊंचे चौड़े हैं, ठीक है, वो बुली करते थे। तो आप जो हो ना, आप बुली होते हो ना जब, तो आप जवाब नहीं दे पाते, तो आप पर घर जाके आप सोचते हो कि मुझे ये कहना चाहिए था, आई शुड हैव सेड दैट।
तो वो जो जितने आपने जवाब सोच रखे हैं ना, उतने किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये आदमी इतना भरा बैठा हुआ है। ठीक है, ये कोई ये नहीं है कि मतलब कि मैं बेटी हूँ तो मैं आउट ऑफ द ब्लू पकड़ के जादूगर की तरह मम्मी कैसी है निकाल दूंगा। भाई ये 50 साल का जहर है, 50 साल की चीज़ें हैं जो मैं रोक के रखी हुई हैं अंदर कि मुझे ये कहना चाहिए था। तो वो जब सही मोमेंट पे बाहर आ जाती हैं तो वो कॉमेडी बन जाती है। ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मतलब ये कोई शैलो चीज़ नहीं है इतनी, ये बहुत दबाया हुआ अंदर का चीज़ें जो ये मैं कहना चाहता था कुछ लोगों को कि भाई ये तेरी मम्मी कैसी है, मतलब तमीज़ से गाली देने वाली बात है, माँ की गाली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है, तो ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये दबी हुई है, ये बहुत भड़की आई एकदम से ऊपर आ गई और वो सही टाइम पे निकल गई। सर ये बिल्कुल ट्रेजेडी और कॉमेडी के एज पे खेलने वाली बात है, ये एक लेखक वाली बात है। हाँ, सर हाँ। और अगर कोई कहे कि मैं ये भी कह सकता था कि देखा मैं कितना बेटी हूँ, यार लाइन बना के उसी टाइम फोड़ दी। नहीं यार, ये 50 साल की आग है, 50 साल का गुस्सा है, जिनको मैं बहन की माँ की गाली देना चाहता था उनको मैंने बड़े प्यार से, मुझे ये कहना चाहिए था कि तेरी मम्मी कैसी है। जब वो लौंडा मेरे को कह रहा था अबे बुढ़े, अबे ये, अबे वो, ठीक है, कॉमेडी में नहीं, ऐसे लोग रैंडम लोग, मतलब आजकल क्या हर एक युग में ऐसा होता है कि एजेड लोगों को लोग समझते हैं कि बेकार आदमी है ना, मार्जिन पे पड़ा हुआ है, साले को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें लगता है कि यार ये तो क्यों ही जी रहा है, इनकी क्या लाइफ है। तो उनको मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारी मम्मी कैसी है। तो वो जो मैंने बोला है वो है ये नहीं कि मैं बहुत विटी आदमी हूँ, मैं बहुत गुस्से से, ये गुस्सा भी नहीं, ये इसे कहते हैं कि कंट्रोल्ड अग्रेशन है ये। जिनको मैं तेरी माँ की कहना चाहता हूँ उनको मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी मम्मी कैसी है। ठीक है, नॉट दैट के वहाँ पैनल पे जो लोग थे मैं उनको गाली देना चाहता था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, उनको लेके नहीं। हाँ। ये आग है, मैं ये समझाना ये चाहता हूँ कि कोई कहेगी यार ये एकदम से कहाँ से आपके दिमाग में ऐसी, कोई और पॉडकास्टर होता तो वो ये कहता कि आपके दिमाग में ये कैसे आई। ठीक है, ये ऐसे आई ये 1980 में समझ रहे हो। ये ऐसे यात्रा है। तुम गाली की बात कर रहे थे कि ये गालियाँ कहाँ से आती हैं। गालियाँ आती हैं भाई, बड़ी लंबी यात्रा करके आती हैं गालियाँ। ये लड़के बड़े बुली हो रहे हैं, ये बेचारे हर चीज़ पे सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, माँ बाप की भी बातें सुन रहे हैं, तो माँ बाप को भी उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर आपका लौंडा स्टेज पे चढ़ के फक यू, फक दिस, फक दैट कह रहा है, कि मदर बोल रहा है, कि बहन बोल रहा है, कि मादर बोल रहा है, तो आप एकदम से क्रोधित मत हो जाइए कि भैया ये क्या कह दिया मेरे लौंडे ने, ये तो मेरा लौंडा है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। आप खुद को देखिए आईने में जाके कि कहाँ पे आपने इसको दबा रखा, कौन सी इसकी नाड़ी है, नस है आपने दबा रखी है जिसका गुस्सा इसका स्टेज पे निकल रहा है। और बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सड़कों पे लड़ने से अच्छा स्टेज पे गाली दे रहा है, बहुत अच्छी बात है कि अगर अपने गुस्से को आर्ट फॉर्म बना पा रहा है। हाँ, और वो मतलब और वो लोग जो हंस रहे हैं, जो 200 लोग बैठे हुए हैं, वो भी उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ यार सही तो कह रहा है। मेरा एग्जैक्टली पॉइंट भी ये है सर कि आप सोचो, चलो मैं आई कैन नॉट बी इन योर शूज, बट जो ये ईयर्स ऑफ बुलिंग है ना, उसके अगेंस्ट आप ये तालियां डाल दो, जो मिलियन आदमी ताली मार रहा है, सड़क पे चलता कह रहा है भाई तेरी मम्मी कैसी है, तूने सुना 9/8 तूने सुना, क्योंकि आप एक इतने यूनिक कॉमेडियन की तरह पॉप कल्चर में फट के आ रहे हो, जो एक लाइन बोलता है आदमी 6 महीने तक हंसते हैं उस पर। आप जिंदा, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी क्यूरियोसिटी जिंदा रखे हो कि नहीं रखे हो। ठीक है ना। आप एज तो है ही है भाई, एज तो होती जा रही है, आप चाहो नहीं चाहो आपकी एज तो बढ़ती रहेगी। जी जी जी, ठीक है ना। आपका शरीर एज के हिसाब से आपको साथ देगा या नहीं देगा या जो भी है। तो पर अगर आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जिंदा नहीं रखे हो, अगर आप रोज़ जो है 2 घंटा 3 घंटा अकेले में बैठ के
याद नहीं करते हो कि आज आपके साथ क्या क्या हुआ और आपको ये कहना चाहिए था। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप 50 साल की आग लेके चल रहे हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है 2-3 साल ऐसे आए जब आपने उस आग को स्टेज पे उगलना शुरू किया। आपने वो चीज़ें कहनी शुरू कर दी जो आप कह रहे थे कि अरे कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी, फिर आपने वो कहनी शुरू कर दी। तो ये जो लेटेस्ट जो वायरलिटी है, ये जो 2 चीज़ें वायरल हुई हैं, वो उन हज़ारों चीज़ों में से 2 चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक कही हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी आग के नीचे है। बाकी जो 999 998 चीज़ें हैं ये अब निकलेंगी, मतलब हाँ। क्या आपको इससे इनकरेजमेंट मिला कि फोड़ो साले पे? नहीं, एनकरेजमेंट की बात नहीं, मेरे को एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं समझ ठीक है सकता ना। मेरा ये कि फाइनली अब ये टाइम आ गया, हूँ। कि फाइनली ये टाइम आ गया कि अब भी लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, डीएम में आ गए कि तू सरदार होके ऐसे काम करता है, तेरी सफ़ेद दाढ़ी है, शर्म कर, तू अपनी सिर की पगड़ी की शर्म कर, लिहाज कर। मैं कही यार मैं कोविड में ऑलमोस्ट मर गया था, ठीक है, मैं 2 बार कोविड हुआ मुझे, मैं ऑलमोस्ट मर गया था, तबीयत इतनी खराब हो गई थी? हाँ, और मैं अकेला अपने घर में अपने बेड पे पड़ा हुआ था। हाँ। और तब तो कोई नहीं आया कि तू भाई सरदार है, तेरे को बचा लेते हैं, तूने सिर पे पगड़ी बांधी हुई है, तेरे को बचा लेते हैं, तेरी दाढ़ी सफ़ेद है, तेरे को बचा लेते हैं। अब तुम्हारे पास क्या राइट है ये सब कहने का? ठीक है ना। तब तो कोई नहीं आया मेरे पास, इंसानियत के नाम पे भी नहीं आया। जो लोग आए, जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे खाना भिजवाया है ना, जिन्होंने मेरी मदद की, वो दोस्त हैं मेरे। ठीक बात। और वो मेरा साथ दे रहे हैं, वो ठीक है, वो खुश हो रहे हैं कि भाई तू डिज़र्व करता है ये। तो ये जो वायरलिटी आई है, ये वो दबी हुई चीज़ों को अब कहने का टाइम आ गया, तो मैं कह रहा हूँ। और कोई इसमें वो बड़ी कोई महानता वाली बात नहीं है, ये हर दूसरे लड़के के साथ होता है। हम सर एज मतलब क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ ना, मैं कॉमेडी का फ़ैन हूँ, है ना, और मैंने अब देखो सर, मैं इंसान फ़ैन होने के साथ साथ मेरा भी एक चैनल है, और मेरे इस चैनल में मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, और मेरे को भी ऑडियंस डिस्कवर करती है टाइम बाय टाइम, है ना। तो मैं दोनों एंड से चीज़ें समझता हूँ, और मैं एज अ कंज्यूमर ऑफ कॉमेडी ये बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, लाइक आफ्टर व्हाट वीव सीन, और हमने बहुत रिसेंटली देखा है ना महीप जी को, हमें लग रहा है कि भाई अब ना एक लाइक अ स्ट्रॉन्ग कॉमेडियन इज गेटिंग इनटू द प्लेइंग फील्ड। आप 15 साल से कर रहे हो, हमें नहीं पता, हम क्योंकि टाइम पे टाइम डिस्कवर करते हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आपका अगला टूर, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, मैं वहाँ होना चाहता हूँ। मैं खुद सरप्राइज हूँ यार। मैं अभी एक बहुत बड़े शो किया मैंने, तो उसमें 7 मिनट परफॉर्म करना था, उसमें बहुत सारे कॉमेडियन आए हुए थे, तो उसमें मैं स्टेज में एंटर किया हूँ, एंड पीपल स्टार्टेड अपलॉडिंग, मतलब कि अपलॉज शुरू हो गया कि देखते ही, सिर्फ बिना कुछ कहे। तो दैट हैपेंड आफ्टर मम्मी कैसी हैं। तो वो जो चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा कि हाँ अब ये टाइम है कि आई हैव गॉट देयर अटेंशन, राइट। अब मैं बताता हूँ कि हाँ ये कॉमेडी होती है, ऐसे करते हैं। तो वो तो है ही है, हर एक कॉमेडियन को ऑडियंस चाहिए। अब जब ऑडियंस उसको देखने आ रही है, तो ऑब्वियसली वो कॉमेडियन तो पहले भी था, है ना, तो कोई सुन नहीं रहा था, अब सुनेगा। और सर ये ना ऑडियंस को पता नहीं लगता कितने कॉमिक्स आते हैं और कितने कॉमिक्स हर साल चले जाते हैं ट्राई कर करके। उनका भी आर्ट फॉर्म अच्छा रहता है, पर वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक नहीं करता। हाँ नहीं, अच्छा, हर एक आदमी, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बात उठाई है कि नए नए आते हैं और चले जाते हैं। वो लोग जो हैं, मतलब कम से कम आ तो रहे हैं। कितने आप अपने बचपन में जाओ या अपनी जवानी में जाओ, जवान तो आप अभी भी हो, तो कितने लोगों को आप ऐसे जानते हो जो जिन्होंने कभी माइक हाथ में पकड़ के देखा हो? बहुत कम। ये स्टैंड अप कॉमेडी की बदौलत हर दूसरे यंगस्टर ने एक बार तो स्टेज पे चढ़ के माइक हाथ में लेके देखा है कि क्या फीलिंग आती है। डर लगता है, एम्बैरेसमेंट होती है, बेइज्जती होती है, पर उसको अगर कोई सह जाता है और उसके पार निकल जाता है, तो इसका मतलब वो डिजर्व करता है जाना। जैसे इस क्लिप की बात हो रही थी कि उस लौंडे के पास कमबैक नहीं था,
जो कि फेयर है कि उसकी एज इतनी है कि उसके पास इतने कमबैक अभी नहीं है, उसके साथ इतना कुछ हुआ नहीं है लाइफ में कि कमबैक लेके चले हो। सही बात सही बात सही बात। कमबैक तो हम लेके चल रहे हैं ना, बैगेज इतना घसीट के ला रहे हैं 50 साल से। अब बोलना शुरू किया है, अभी तो 2 ही बोले हैं। अभी तो निकलेंगे, हमें डर है। नहीं डरने की बात नहीं है। हाँ, सर है, मैं बता नहीं सकता आपको, है फनी है। हाँ। पर सर मतलब वो भी वो स्टेज के उस तरफ भी तो खड़ा है ना। आप 5 कॉमिक्स हो तो उसका समझ में आता है वो नहीं, थोड़ा। नहीं हाँ। पर वो देखो, अगर आप IIT का पेपर देने बैठे हैं, हाँ। आप कहोगे नहीं ये टफ है, मेरे को थोड़ा आसान वाला दो, ऐसे नहीं होता। तो आप IIT के लिए नहीं बने हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, राइट। फिर आप कुछ और करो। हाँ। ठीक है ना। अब अगर आए हो तो आपको ऐसा ग्रिल किया जाएगा, और वो लड़का बड़ा, उसका बड़ा वो है, ग्रिट है उसका। वो बाद में मिला मेरे को, स्टेज के बैक स्टेज में मिला। हाँ। कहता थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब वो थैंक यू कह रहा है, इसका मतलब वो आ रहा है भैया कमबैक लेके। अगली बार अगर किसी ने उसको ऐसी बात बोली, वो सोच के बैठा होगा, वो घर जाके 50 कमबैक सोच चुका है। वो एक शो में, वो इस वजह से कि हमने उसको ग्रिल किया थोड़ा सा। ठीक है ना, हमें लाइफ में लोगों ने ग्रिल किया तो हम इतने कमबैक लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, कि उसने घर जाके सोचा कि क्या बोलना है। घर जाके सोचा कि मुझे ये कह देना चाहिए था यार, वही सर ने बोला था, मुझे ये कहना चाहिए था। एक बात बताओ सर, जो आपका कॉमेडी का पूरा राउट रहा है और उसमें आपने मतलब, ओके दिस माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल एज अ क्वेश्चन, यू वर्कड विद जाकिर, बस्सी, यू सीन देम हैव वेरी क्विक सक्सेस और वेरी not quick but huge success. Were you ever feeling demotivated? नहीं, that never happened. नहीं, you were very happy? I'm very happy, I'm very secure that ways. मुझे एक बात तो ये कि अगर आप जाकिर की बात करते हो तो जाकिर को अचानक से नहीं सक्सेस मिला है। उसका बहुत लंबा रास्ता है। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि वो बड़ी जल्दी रिटेलिएट कर जाते हैं, मेरे जैसे वेट करते 50 साल। उसका जो कॉमेडी के थ्रू जो कमेंट्री है, सोशल कमेंट्री है जो उसकी कॉमेडी के थ्रू, ठीक है ना, वो बड़ी जल्दी उसने ट्रांसलेट कर दी स्टेज पे। अब उसकी क्या सरकमस्टांसेस रहे होंगे या क्या नहीं रहा होगा, वो हमने पूरी जर्नी देखी है ना। तो इसलिए हम ये, जिस आदमी ने किसी कॉमेडियन को बनते हुए देखा हो ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि यार ये डिज़र्व नहीं करता। तुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। बस्सी को, मैं जो छोले भटूरे वाले ओपन माइक की बात कर रहा हूँ, बस्सी को तब भी मैं फ़ोन किया, मैं बस्सी आ जाओ, बस्सी आ गए। तो कोई ये नहीं है कि भाई नहीं, मैं तो ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाता, या मैं इस तरह के शोज़ नहीं करता या कुछ नहीं करता। उन्होंने 3-3 मिनट परफॉर्म करने के लिए 30-30 किलोमीटर का सफ़र किया है। मैं ऐसे कॉमेडियंस को जानता हूँ जो रोज़ पानीपत से दिल्ली आते हैं 10 मिनट के स्पॉट के लिए, फिर रात को 2 बजे घर पहुँचते हैं। कॉमेडियंस घिसते तो हैं, कॉमेडियंस कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब उन्होंने, उनका ग्रिट है, उनका परसिवरेंस है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए, मैंने एक बार रॉबिन विलियम्स को ये कहते हुए सुना था कि आई यूज्ड टू ट्रैवल 30 माइल्स जस्ट टू परफॉर्म फॉर 3 मिनट्स ऑफ कॉमेडी। मेरे को इतनी खुशी हुई थी कि मैं भी यही कर रहा हूँ यार। तब मेट्रो नहीं चली थी गुड़गांव के लिए, तब ये पुल वुल नहीं बने थे, तो फ्लाई ओवर नहीं बने थे, द्वारका एक्सप्रेस व्रेस नहीं बने थे। तो जिस तरह से हम दिल्ली से गुड़गांव आते थे ना 3 मिनट का स्पॉट करने के लिए, वो हम ही जानते हैं। जाम लगता था बॉर्डर पे। हाँ, दबा के जाम लगता था, अभी भी लगता अभी भी लगता है। हाँ। पर ये मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे ये था कि वो हमने घिसा है। 3 मिनट का 5 मिनट का स्पॉट करने के लिए आप 1.5 घंटे से ट्रैफिक में फंस के आ रहे हो। आपको कॉमिक्स कौन से पसंद है सर सीन में? मुझे हर वो आदमी पसंद है जो हाथ में माइक लेके लोगों के सामने खड़ा होके बोलने की हिम्मत रखता है।
आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है इंडिविजुअली कि ये बहुत बढ़िया कॉमेडी करता मुझे है? हर एक कॉमेडियन के एक एक दो दो जोक याद हैं जो बहुत मतलब फनी है। मुझे सबके याद हैं, लोग हैरान होते हैं। मैं उनसे 7 साल बाद मिलता हूँ, वो उनको बताता हूँ तेरे याद है तू ये जोक किया करता था? वो कहते हैं सर वो याद है ये वाला जोक अभी तक? वो बड़ा सही जोक था, मुझे याद है। तो मुझे इस तरह से कॉमेडी पसंद है कि मैं एक कॉमेडियन है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, उसका एक भी जोक नहीं फट रहा, पर एक जोक वो ऐसा करता है कि वो फाड़ देता, तो वो मुझे पसंद है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वो आदमी 20% पसंद है। हाँ सही बात तो मुझे किसी का एक जोक पसंद है, किसी के 2 जोक पसंद है, ये है। आप ओशो की भी मिमिक्री करते हो ना? कुछ आपकी रील्स? नहीं कहता मैं, उसे बड़ा डिवोशनली करता हूँ, मैं बड़े प्यार से करता हूँ। फैन हो आप? बहुत बड़े। अच्छा। हाँ। मैंने बहुत कंटेंट बनाया ओशो पे। हाँ, तो मैं ओशो को मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत यंग एज से, तो मेरे ऊपर उनका बड़ा असर है। क्या सर्कमस्टेंस रहे सर कि आपने ओशो उठाया? एक तो हमारे पापा का पब्लिशिंग हाउस था, तो हमारा घर किताबों से भरा रहता था। ठीक। दूसरे हमारे पापा भी ओशो के बड़े अच्छे मतलब सुनने वाले थे, पढ़ने वाले थे, तो उनकी ही पर्सनल कलेक्शन में ओशो की बहुत सारी किताबें थी। तो एक तो ओशो ने लिखा कभी नहीं है, बोला है। तो फिर जब हमारे हत्थे वो सीडीज आई उनके प्रवचनों की, तो मैंने उसको सुनना शुरू किया, तो मेरे अंदर ऐसा घुस गए ना वो, उनकी रिदम भी पकड़ ली मैंने कि कैसे बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं उसके बाद फिर जब मैं किताब भी पढ़ता था ना, तो मेरे दिमाग में उनकी आवाज़ चल रही होती थी कि ये ऐसे बोला होगा, ये ऐसे बोला। इतना मैंने पढ़ा और सुना है उनको। आपको याद है कहाँ से शुरू करा आपने पढ़ना? एक पढ़ा मैंने किताब, एक गुरु नानक देव ने एक वो लिखी है, वाणी लिखी है, उसके ऊपर उन्होंने उसकी व्याख्या करी है। उस किताब का नाम है एक ओंकार सतनाम। हाँ, है मेरे पास किताब। हाँ, तो वो सबसे पहले मैंने वो पढ़ी थी, और मुझे नहीं लगता कि कोई सिख स्कॉलर हो, कोई हो जिसने इससे बढ़िया व्याख्या की हो गुरु नानक देव की वाणी की। मैं मान सकता हूँ, इससे बढ़िया कोई व्याख्या नहीं है। तो हाँ, जो मुझे समझ में आया सिखिज्म पहली बार, तो वो उन्हीं के थ्रू आया। अच्छा, यू विल गो एज फार टू से दैट? हाँ। क्योंकि देखो गुरुद्वारों में वो जो भी, जैसे मंदिरों में या गुरुद्वारा या किसी भी धर्म स्थान में रिचुअल्स होती हैं, वो रिचुअल्स होती हैं। अब जिस भाषा में बोला जा रहा है, अब बहुत कम लोगों को पता है कि गुरु ग्रंथ साहब में ब्रिज भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, अवधी में लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा है, पंजाबी तो बहुत कम है। जो स्क्रिप्ट है वो गुरमुखी है, भाषाएं बहुत सारी हैं, मराठी में है। अच्छा। गुरु ग्रंथ साहब इकलौता ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें हर एक वाणी के आगे ये लिखा होता है कि कौन से राग में गाना है, कौन सी ताल में गाना है। तो वो आप समझिए इस बात को। आपको मेरे जो हिंदी लिटरेचर के गुरु डॉक्टर महीप सिंह नाम था उनका। अच्छा। वो बहुत बड़े राइटर हैं अभी भी, और उन्होंने जो हमें ये मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम का जब सबसे पहले व्याख्या करके बताई, कोई कह नहीं सकता कि ये सिख धर्म का श्लोक है। स्वयंभू के बारे में पहली बार मुझे ये मूल मंत्र जो सिखों का मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम जी, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल पुरख अजूनी सैभंग, ये लिखा होता उसमें जी। वो सैभंग कहाँ से आया? सैभंग आया स्वयंभू से। स्वयंभू कहाँ से आया? शंभू से। शंभू कौन? शिव शंभू, शिव शंकर। कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तो मिमिक्री वर्ड जो है बड़ा हल्का सा वर्ड है, मैं समझ गया। मैं बड़े डिवोशन से करता कॉमिक वे में हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर ओशो होते तो बड़े खुश होते हैं मुझे देख के, वो बहुत हंसते।
मैं अभी कुछ टाइम पहले उनके भाई के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था मैंने। जो वो ओशो धारा चलाते हैं, जो फ्रेग्रेंस, हाँ, रजनीश फ्रेग्रेंस चलाते हैं। रजनीश फ्रेग्रेंस, हाँ। मैं भी ओशो में पता नहीं कैसे तुक्के से ही कुछ सुनते सुनाते पड़ गया था 2-4-5 साल पहले। किसी ने मेरे को बोला था हिंदी में ओशो को सुनो, क्योंकि पहले मैंने इंग्लिश में सुना था, और वहां जो मैंने फ्लिप पकड़ा ना, ओ हो। ओशो शिव सूत्र का पहले 15-20 मिनट आदमी सुन ले और उसके जीवन में बिल्कुल चेंज ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वही कह रहे हैं ना कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ओशो भी यही कहते थे कि भाई किताब पकड़ा दी जाती है और उससे कहा जाता है कि इसमें जो पढ़ो उस पर सवाल नहीं पूछना, पहले तो याद कर लो, पहले तो कर लो याद। जब तुम पूरी याद हो जाए तो हमें आके सुना देना, हम तुम्हें पास कर देंगे। सवाल पूछने का हक नहीं है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है, भगवान से सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है ना। तो ओशो ने ये जो तोड़ा कि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल नहीं पूछो तो जवाब कैसे मिलेगा। सही बात। ओशो ही थे जिन्होंने पुणे के अंदर 3 दिन का सत्संग किया, 2 दिन तो कुछ बोले ही नहीं, 2 दिन तक बोले ही नहीं। एक लेवल पे वो भी कॉमेडियन ही है। पहले तो आने मेरे गुरु हैं भाई वो। हाँ। मेरे पॉजेस देख लो, उनके पॉजेस देख लो। अच्छा, वहां से आपने पॉजेस पकड़े हैं? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तालियां बजती थी, सबसे ज़्यादा हंसी आती थी लोगों को ओशो के प्रवचन में, जब वो थम जाते थे, चुप कर जाते थे और ऐसे करके देखते थे, मेरे प्रिय आत्मन। मतलब वो आदमी लोगों के दिल में छुपी हुई हंसी को निकालता था, वो कहता कुछ नहीं थे। तो कह रहे पंडित मनसाराम। हाँ, शास्त्री। हाँ, शास्त्री मनसाराम बोलूं कि तोताराम बोलूं। ओ भाई, वो 25 मिनट, उससे अच्छी रोस्ट मैंने नहीं देखी है लाइफ में। क्या रोस्ट है यार वो अल्टीमेट रोस्ट है, उसे कहते हैं डीप कॉमेडी। हाँ। उसमें आप सरफेस लेवल जोक नहीं मार रहे, आप वहां काट ही दिया अलग ही, और फिर जोड़ भी दिया। कॉमेडी भी ऐसी है कि आप अगर कॉमेडी जैसा मीडियम लेके आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मुझे लाफ लेना है, तो लेते रहो भाई, कोई बात नहीं है। पर एक बात ऐसी कर दो कि जो लोगों के मन में रह जाए, लोग सोचने मजबूर हो जाए, हंसने के बजाय वो कहें। तो आप ही समझते हो कि एक लेवल पे सोशल कमेंट्री है कॉमेडी का पर्पस? स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ही है स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग। अच्छा, ये जो रेवोल्यूशन आया है, जो अमेरिका से उठा के हमने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, ये स्टैंड अप कॉमेडी वाज वॉइस ऑफ डिसेंट, विद्रोह की एक आवाज़ थी ये, कि एक आदमी खड़ा हुआ है पार्क में और वो सरकार के खिलाफ गाली दे रहा है, और जितना फनी हो रहा है लोग उतना उसकी बात सुन रहे हैं। पर वो हो नहीं पाता ना सर, मतलब यहाँ इंडिया में आपको नहीं लगता बहुत रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि मैं इंडिया में अब हो गया, पहले नहीं था। 10-12 साल पहले, 10-12 साल नहीं, 50-60 साल पहले नहीं था। अच्छा। मैं किसी कांग्रेस या किसी बीजेपी या किसी और सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, लोगों की सहनशीलता जो है वो कम होती जा रही है। हल्का नहीं महसूस करते खुद को इन मामलों में, है? हाँ, लाइट साइड नहीं देख पाते लोग जो है। तो ठीक है, मर्जी है उनकी, आप उसको जबरदस्ती चम्मच से उसको अपनी पॉलिटिकल कॉमेडी ना पिलाओ। अगर नहीं सुनना चाहता कोई तो ना सही भाई। मैं वो नहीं हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं करना चाहता हूँ पॉलिटिकल जोक, अगर कोई सुनना चाहे, और कोई नहीं सुनना चाहे तो भैया ठीक है। व्हाट इज द वन लेसन? क्योंकि अ लॉट ऑफ यंग कॉमिक्स विल प्रॉब्ली लिसन टू दिस, काफ़ी कमेडियंस ये पॉडकास्ट सुनने लगे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है बहुत लोग कॉमेडी और परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडिया में घुसने वाले हैं। जिस हिसाब से मूवीज़ का डाउनफॉल हो चुका है और जिस हिसाब से लोग कॉमेडी या म्यूज़िक या इन इवेंट्स में जा रहे हैं ना, मेरे को लगता है ये होता रहेगा। व्हाट इज़ द वन मैसेज यू हैव फॉर पीपल लाइक दैट, पीपल गेटिंग इनटू दिस स्टफ? मैं सिर्फ ऐसा कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास, पहली बात तो ये है। दूसरे ये कि मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि अगर आप किसी को देख के उसकी नकल करना चाह रहे हो तो आप कभी भी अपने आर्ट फॉर्म में जो है कामयाब नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब मैं किसी को देख के तो डॉक्टर नहीं बन सकता,
वो ऐसे ही कॉमेडियंस के लिए है कि अगर आप आज जो जाकिर है या आज जो वसी है या आज जो हर्ष है, उन्हें देख के आप कहेंगे मैं कॉमेडियन बनूंगा, एक एस्पिरेशन होती है। पर आपको उन लोगों को भी देखना है कि जो 10 साल से 20 साल से 15 साल से कॉमेडी कर रहे हैं, वो जाकिर वसी नहीं बन पा रहे हैं, पर वो लगे हुए हैं। वो हर हफ्ते किसी ना किसी ओपन माइक पे आपको दिखाई दे जाएंगे। अभी भी लिख रहे हैं, नया नया स्टफ लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको उनको देखना है। क्या आप 10 साल तक ये कर सकते हो? घिसने वाला काम है। हाँ, हो सकता है 11वें साल में फट जाओगे आप, और उसका कोई नहीं कह सकता। हाँ, वो दिया हुआ होता है। हाँ, तो ये समझना ज़रूरी है कि आप जो है अभी प्रेजेंट में जो आप टॉप पे दिख रहा है आपको, आप उसकी जर्नी ज़रूर देखें। मैं तो हमेशा ये कहूँगा, किसी को मौका मिले तो इन लोगों के साथ बैठ के बातें करें। ये ना पूछें कि सर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे को कोई भी पूछता है कि सर आपसे एक सलाह चाहिए, मतलब सलाह नहीं मांगना बेटा कभी भी किसी से। और कहते मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, मैं कह चढ़ जाओ स्टेज पे, कोई नहीं रोक रहा। तो ये है बात की, अगर आपके सुबह उठते हो और आपके मन में सिवाय इसके कोई बात नहीं आती कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, तो आपको स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए। समझ गया मैं आपकी बात। अगर इस लेवल पे कंपेल्ड हो तो करो। हाँ। वरना ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग 10 साल से भी घिस रहे हैं। हाँ, तो घिसने के लिए तैयार रहो 10 साल तक। मेरे को पता है आपको जाना भी है, और आपका जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो माफ कर देना। कर दिया। ठीक है, डन है, बच गए।